स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में सबसे विश्वसनीय सर्वे सामने आया है और इस सर्वे में बताया गया है कि बिहार में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि बिहार में अब बाजी पलट गई है। जी हाँ, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में सरगर्मी चरम पर है। 6 नवंबर को यानी कि कल होने वाले चुनाव से पहले एक सर्वे सामने आया है जिसके नतीजे एकदम चौंकाने वाले हैं। जब मंगलवार का सामने आए चाणक्य स्ट्रेटजी के इस सर्वे के अनुसार इस बार भी बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि नतीजे 2020 की तरह होंगे और एनडीए सरकार बनाएगा। दरअसल बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। चाणक्य स्ट्रेटजी के इस सर्वे के अनुसार एनडीए को 128 से 134 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि 2020 की तरह इस बार भी एनडीए सरकार बनाएगा। वहीं पर महागठबंधन की बात करें तो फिर उसे 102 से 108 सीटें मिल सकती है। इसका मतलब है कि वह बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे दिख रहे हैं। महागठबंधन की सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई है, लेकिन कोई बहुत खास अंतर नहीं दिख रहा है। चाणक्य स्ट्रेटजी सर्वे के अनुसार इस बार भी चुनाव का फैसला भी मामूली अंतर से होगा। वहीं पर इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम पार्टी भी सीमांचल में कुछ खास कर सकती है। यहाँ भी कई सीटें जीतने में कामयाब दिख रही है। जब बताया जाता है कि यहाँ पर 2 से 3 सीटें सीमांचल से एआईएमआईएम जीत सकती है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया है कि किस तरह से पलायन के कारण युवा आबादी कम होती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक घटना का जिक्र किया है जहां पर सीमांचल के एक सुदूर गांव में नमाज के बाद उन्होंने महिलाओं और फिर बुजुर्गों को खड़ा पाया, जबकि युवा नदारत थे। उन्होंने कहा है कि हम सीमांचल के एक सुदूर गाँव में गए थे। जब हम नमाज पढ़ करके बाहर निकले तो फिर हमारी बहनें और फिर माताएं वहाँ खड़ी थी। वहाँ पर सिर्फ बुजुर्ग ही खड़े थे, क्योंकि गरीब युवा पहले ही पलायन कर चुके हैं। पर इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि गांव में 8 साल के बच्चे पतंग छाप के नारे लगा रहे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि तेजस्वी, क्या आपने देखा कि 8 साल का बच्चा कह रहा है पतंग छाप, लेकिन आप आसमान में उड़ रहे हैं, आपके पास जमीन पर आने का समय नहीं है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में आगे कहा कि सीमांचल की जनता तेजस्वी यादव को जमीन पर सुला देगी। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले कोचाधामन के बिशनपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि अब सीमांचल का ही बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, जब तेजस्वी यादव को जनता हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतार देगी। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 14% वोट शेयर वाला नेता 3.5% वोट शेयर वाले को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करता है, जबकि उन्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब ओवैसी उप मुख्यमंत्री पद से संतुष्ट नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों चिराग पासवान की जनसभा में जमकर की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ पर कुर्सियां जमकर के तोड़ी गई है और चिराग पासवान उल्टे पांव, लास्ट में उनको लौटना पड़ा। जब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार थम गए हैं, मतदान से पहले तमाम पार्टी के नेता अपनी ही विधानसभा की जनता की इसलिए वोट की अपील की है। वहीं पर पार्टी के शीर्ष नेताओं पर बड़ी रैलियां और फिर जनसभाएं करने की जिम्मेदारी है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र के मनिकपुर स्थित हाईस्कूल मैदान में चिराग पासवान की जनसभा थी, जिसमें रवि किशन को भी पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश उनके ना पहुंचने से भीड़ बेकाबू हो गई और जम करके कुर्सियां फेंकी। इसके बाद चिराग पासवान मंच पर आने के बाद भीड़ डी एरिया के पास गई। घेराबंदी को तोड़ करके चिराग पासवान तक जा पहुंची। कहा जा रहा है कि पारो में चिराग पासवान की जनसभा सुबह 11 बजे से थी, लेकिन चिराग शाम को 4 बजे पहुंचे, इसलिए भीड़ बेकाबू हो गई। यह जानकारी के मुताबिक सुबह से ही जनता चिराग पासवान के संबोधन को सुनने के लिए जुटी थी। जब चिराग पासवान करीब 5 घंटे की देरी से पारू पहुंचे तो फिर भीड़ बेकाबू हो गई। चिराग पासवान के मंच पर पहुंचने और फिर भीड़ के बेकाबू होने के बाद चिराग पासवान ने मुश्किल से 5 मिनट तक भीड़ को संबोधन किया और फिर इस दौरान पारू विधानसभा सीट से प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर चिराग पासवान मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही साथ कुर्सियां जमकर के तोड़ फोड़ की।
दोस्तों, जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल बात है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ललन सिंह के खिलाफ आरजेडी ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया। यह चुनाव आयोग के निर्देश पर मोकामा में ललन सिंह पर केस दर्ज किया गया है। यह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर के अब पटना जिला प्रशासन ने एक्स पर लिखा है कि जिला प्रशासन पटना द्वारा वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जाँच की गई है। जाँच के बाद इस मामले में ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह के खिलाफ कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पर दरअसल मोकामा में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार करने गए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान कथित तौर पर कहा था कि एक दो नेता है तो फिर चुनाव के दिन तो इनको घर से निकलने मत दो, इनको घर में ही बंद कर दीजिए। अगर वे बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं तो कहिए कि चलिए हमारे साथ अपना वोट दीजिए और फिर घर आकर के सोइए। राजद ने एक वीडियो जारी करके भी ललन सिंह को घेरा था। हालांकि जदयू ने कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ललन सिंह उस निर्वाचन क्षेत्र के सांसद हैं। उन्होंने जो बातें कही है उसे तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। वहीं पर आरजेडी ने इस वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने के लिए नहीं देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो फिर अपने साथ ले जाकर के वोट गिरा देना है। कहाँ है मरा हुआ आयोग। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। अब सभी की निगाहें कल 6 नवंबर पर टिकी हुई है। जी हाँ, जब बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं पर चुनाव आयोग ने पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस चरण में मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए और फिर महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। जब प्रचार थमने से पहले सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की है। एनडीए में भाजपा, जेडीयू, लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल है। वहीं पर महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वीआईपी, माकपा और फिर भाकपा माले एकजुट होकर के मैदान में है। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 1192 पुरुष और 122 महिलाएं शामिल हैं। पहले चरण में हाई प्रोफाइल सीटें हैं चर्चा में हैं, जैसे कि राघोपुर से राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का मुकाबला भाजपा के सतीश कुमार यादव से है। तारापुर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजद के अरुण कुमार के बीच कड़ा मुकाबला है। महुआ सीट पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और फिर जदयू के मुकेश कुमार रोशन आमने सामने हैं। वहीं पर इसके अलावा अलीनगर सीट से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर और छपरा से भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव मैदान में हैं, जिनकी लोकप्रियता चुनावी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। पहले चरण में तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तेज प्रताप यादव, उमेश कुशवाहा, खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर जैसे दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। दोस्तों, लोक गायिका मैथिली ठाकुर का चुनावी प्रचार काफ़ी चर्चा में है। जब मैथिली ठाकुर का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो के कारण उन्हें जम करके ट्रोल किया जा रहा है या साथ ही साथ मैथिली ठाकुर की खूब आलोचना भी हो रही है। दरअसल मैथिली ठाकुर ने चुनाव के ब्लूप्रिंट को काफ़ी निजी चीज़ बताते हुए इस पर बात करने से इनकार कर दिया। जब चुनाव प्रचार के दौरान एक पत्रकार ने मैथिली ठाकुर से पूछा है कि आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आपका ब्लूप्रिंट क्या है। इस पर मैथिली ठाकुर ने बिना किसी झिझक के कैमरे के सामने में कहा कि मैं इसे सबके सामने कैसे बता सकती हूँ, ये तो बिल्कुल भी निजी और सीक्रेट मामला है। मैथिली ठाकुर बिहार के अलीनगर से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। वहीं पर वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने तीखी आलोचना की है। कुछ लोगों ने पूछा है कि राजनीतिक समझ के बिना उम्मीदवारों को मैदान में उतारना किस तरह की राजनीति है। वहीं पर कुछ ने लिखा है कि जब कोई उम्मीदवार अपने योजनाओं को सीक्रेट बताता है तो साफ है कि उसके पास कोई भी चुनाव योजना ही नहीं है। कुछ और लोगों ने समझाया है कि वोटर्स को ऐसे नेता चाहिए जिनके पास आइडिया हो, ना कि ऐसे खाली चेहरे जो हर असली सवाल से बचते हों। एक और यूजर ने लिखा है कि जब कोई उम्मीदवार अपने क्षेत्र के ब्लूप्रिंट को निजी रहस्य बताता है तो फिर ये अज्ञानता का मामला नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक राजनीतिक दल नागरिकों की सेवा करने के बजाय नेतृत्व का पालन करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देता है। पर जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में हुआ था। जब उसके पिता संगीतकार है और फिर माँ हाउस वाइफ है। घर में संगीत का माहौल था जिससे उन्होंने बचपन से ही रियाज करना शुरू कर दिया था। उसके दोनों भाई ऋषभ और फिर अयाची भी संगीत में सक्रिय हैं। मैथिली की उम्र अभी सिर्फ 25 साल ही है।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन किशनगंज में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची। इकरा हसन ने किशनगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी है। रोजगार के मुद्दे पर बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है, यहाँ के लोगों की तरक्की नहीं चाहती है। उन्होंने कहा है कि ये बिहार के लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि सभी लोग एकजुट होकर के इस सरकार को बदलने का काम करें। इसके आगे इकरा हसन ने कहा है कि इस सरकार को तभी बदला जा सकता है जब लोग सूझबूझ और फिर समझदारी के साथ ये आंकड़े जोड़े कि इस सरकार को हरा कौन सकता है। उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन इसलिए बना है। सांसद ने लोगों से आरजेडी के प्रत्याशी सऊद आलम के पक्ष में वोट करने की अपील की है। वहीं पर सांसद की रैली में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सोशल मीडिया पर इकरा हसन ने एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि आज बिहार की विधानसभा ठाकुरगंज जिला किशनगंज के कस्बा पोवाहाली में महागठबंधन के उम्मीदवार सऊद आलम के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इस बीच भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े कलाकार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच भी राजनीतिक तनातनी खुल करके सामने आ गई है। जी हां, हाल ही में पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव पर टिप्पणी की थी, जिसका जवाब देते हुए खेसारी लाल यादव ने भी पलटवार किया है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि वे और फिर पवन सिंह हमेशा भाई जैसे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे किसी को भगवान मान लें। उनका कहना था कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसके काम से होती है, न कि उसके दावों से। जब कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। वहाँ पर राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने आगे कहा कि वे पवन सिंह मेरे बड़े भाई हैं। मेरे बारे में उन्होंने हाल ही में कहा था कि मैं एक पानी में नहीं रहता। एक दिन मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पवन भैया और दिनेश भैया की वजह से हूँ। अगर मैंने उन्हें अपना आदर्श बना लिया है तो फिर इससे वे मेरे कर्मदाता या फिर मेरे भगवान नहीं बन जाते। आप बड़े भाई हैं, लेकिन किसी के कर्म ही उसे बड़ा बनाते हैं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ। वे कहते हैं कि मैं एक पानी में नहीं रहता, मैं इसका क्या जवाब दूँ। इसलिए मैंने उनसे कहा कि कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ, जब मैं अपने संबंधों को बहुत महत्व देता हूँ। तो फिर आपको बता दूं कि राजद ने भोजपुरी सिनेमा स्टार खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भोजपुरी गायक पवन सिंह एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर और फिर दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। पहले चरण में काफ़ी कम समय बचा है और फिर जल्द ही चुनाव प्रचार रुक जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री पद के महागठबंधन प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान कर दिया है। मतदान से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने महिलाओं और फिर सरकारी कर्मचारियों को साधने वाला मास्टर स्ट्रोक फेंका है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 1 साल की पूरी राशि यानी कि 30,000 रुपये एक मुश्त उनके खाते में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार माता बहनों के खाते में 1 साल का पूरा पैसा डाल देगी। तेजस्वी यादव साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की पोस्टिंग गृह जिले में से अधिकतम 70 किलोमीटर की दूरी पर की जाएगी, ताकि उन्हें अपने परिवार से दूरी रह करके परेशानी न उठानी पड़े। वहीं पर किसानों के हित में एक और बड़ा ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि सिंचाई के लिए किसानों को बिजली अब मुफ्त में दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अभी राज्य सरकार किसानों से 55 पैसे प्रति यूनिट लेती है, लेकिन हमारी सरकार बनने पर यह खर्च पूरी तरीके से सरकार वहन करेगी। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि बिहार के व्यापार मंडलों के 8,463 पैक्स को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा। जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी, या धान और फिर गेहूं जैसे फसल के समर्थन मूल्य में अतिरिक्त राशि के प्रावधान होंगे। उन्होंने कहा है कि अब बदलाव का समय आ गया है। दोस्तों, अनंत सिंह के घर में मुंह छुपा करके ललन सिंह और सम्राट चौधरी भागने पर मजबूर हो गए। रोड शो के दौरान शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। जी हाँ, दरअसल बात है कि मोकामा के चुनावी माहौल में उस समय तीखी हलचल मच गई जब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के रोड शो के दौरान जनता ने उन्हें घेर लिया और फिर सीधे विकास के मुद्दे पर सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये घटना उस समय और भी शर्मनाक हो गई जब कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ कि नेताओं के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। जब वायरल हो रहे वीडियो में ललन सिंह और फिर सम्राट चौधरी एक खुली जीप या फिर प्रचार वाहन पर सवार होकर के रोड शो कर रहे थे, उनके आसपास भारी भीड़ और फिर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति ने सीधे नेताओं को ललकारना शुरू कर दिया। सवाल पूछने वाला व्यक्ति ने कहा कि हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर? आप कभी कुछ यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है,
8,700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। उनका क्या कर रहे हैं उस पैसे का, या कहाँ जा रहा है वो धनराशि? इन तीखे सवालों के सामने रोड शो में मौजूद नेताओं ने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नेता असहज हो गए और उन्होंने सवाल पूछने वाले व्यक्ति को अनदेखा करने की कोशिश की, जबकि सुरक्षाकर्मी स्थिति को संभालने में लग गए। वहीं पर मोकामा और मुंगेर के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और फिर विकास परियोजनाओं की कमी एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। यह सवाल पूछने वाले व्यक्ति का इशारा स्पष्ट रूप से इसी ओर था कि इतने बड़े बजट और फिर उच्च पदवी होने के बावजूद भी क्षेत्र में एक भी अच्छा अस्पताल क्यों नहीं बन पाया, और फिर आवंटित धनराशि कहाँ खर्च हो रही है। दोस्तों, गौरा बौराम सीट पर महागठबंधन में उलझन बढ़ गई है। पहले चरण के वोटिंग के 48 घंटे पहले मुकेश सहनी के भाई ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के चुनाव प्रचार थम गई है। वहीं पर वोटिंग से पहले मुकेश सहनी की वीआईपी ने गौरा बौराम विधानसभा सीट अपने प्रत्याशी संतोष सहनी को चुनाव से अलग कर दिया है। जब मुकेश सहनी ने खुद इसकी घोषणा की है, इस दौरान उनके भाई संतोष सहनी भी मौजूद रहे। जब गौरा बौराम विधानसभा सीट पर महागठबंधन में कन्फ्यूजन की स्थिति थी। एक तरफ महागठबंधन ने वीआईपी के संतोष सहनी को अपना अधिकृत कैंडिडेट घोषित कर दिया था, लेकिन उससे पहले राजद के कद्दावर नेता अफजल अली को लालू यादव ने सिंबल दे दिया था। संतोष सहनी के नाम की घोषणा से पहले अफजल अली ने राजद के सीट पर अपना नामांकन कर दिया। तेजस्वी के कहने के बाद भी उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया। यहाँ तक कि मुकेश सहनी ने उन्हें एमएलसी का ऑफर भी दिया, लेकिन अफजल अली इसके लिए तैयार नहीं हुए। वहीं पर एक दिन पहले ही अफजल अली को राजद ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया। ऐसे में अफजल अली के चुनाव में बने रहने से कहीं ना कहीं महागठबंधन को ये एहसास हो गया था कि चुनाव में उन्हें नुकसान हो सकता है, जिसके बाद मुकेश सहनी ने ही अपने भाई को अपने कदम पीछे करने के लिए कहा। लेकिन आज मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं समझे। दोनों मेरे छोटे भाई हैं, एक भाई को त्याग करना था। संतोष सहनी ने त्याग करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि एक सीट का नुकसान हो। दोस्तों, बिहार के किशनगंज में मुसलमानों के बीच खड़ी होकर के सपा सांसद इकरा हसन ने बड़ी बात कह दी है। जहां यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने मुस्लिम बहुल आबादी वाले किशनगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन के कई प्रत्याशियों के लिए जनसभा की। इस दौरान इकरा हसन ने महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी शाउद आलम के पक्ष में वोट मांगे। इकरा हसन ने कहा कि डबल इंजन की नापाक सरकार को बिहार से हटाना है तो फिर हमें पूरी एकजुटता के साथ महागठबंधन को वोट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारे वोट बटेंगे तो फिर सरकार भाजपा की बन जाएगी। वहीं पर सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि बिहार से अब की बार जो संदेश देश भर में जाएगा उससे बदलाव आएगा। जब सांसद इकरा हसन ने कहा कि वोटों का बिखराव हुआ तो फिर बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी और इस बार बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री की सीट कब्जा करेगा। वहीं पर इकरा हसन ने कहा है कि चाहे वक्फ का मुद्दा हो या फिर आपकी तरक्की का, इनके लिए हम डबल इंजन की नापाक सरकार से लड़ते हैं। इस लड़ाई में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी की भूमिका रहती है, इसलिए आप लोग एकजुट होकर के महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हलचल चरम पर है। सियासी पार्टियां और फिर राजनेता जीत के लिए जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। इस बीच नीतीश कुमार को लेकर के किए गए एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे पॉलिटिकल पारा और हाई हो गया। दरअसल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में तेजस्वी यादव से पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में परिणाम के बाद यदि नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ करके आरजेडी का रुख करते हैं तो क्या वे उनके लिए दरवाजा खुलेगी। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, बीजेपी ने उन्हें पुतला बना दिया है और उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पर तेजस्वी यादव से जब ये सवाल किया गया है कि क्या राजद की जदयू से बात चल रही है, जिस पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि कोई बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जिस दौर से गुजर रहे हैं उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, लेकिन अब ना तो वे सीएम बन रहे हैं और ना ही जदयू बचने वाली है। वहीं पर चुनाव के बाद कुछ बीजेपी में चले जाएंगे, कुछ आरजेडी में आ जाएंगे। तेजस्वी यादव के इस जवाब ने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। जहाँ तेजस्वी यादव से जब पूछा गया है कि जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर का कहना है कि या तो वे 10 से कम सीटें जीतेंगे या फिर 150 से ज़्यादा, ऐसे में क्या वे महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को साल 2029 के चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं। वो चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बन जाएं और देश की सारी समस्याएं दूर कर दें।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार अलग अलग सर्वे सामने आ रहा है। इसी बीच एनडीए बनाम महागठबंधन की इस टक्कर पर राजनीतिक विश्लेषकों के साथ साथ सट्टा बाजार भी अपने अनुमान पेश कर रहा है। राजस्थान के मशहूर फलोदी सट्टा बाजार ने बिहार चुनाव को लेकर के ताज़ा भाव जारी किए हैं, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार की वापसी के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फलोदी सट्टा बाजार में एनडीए को बिहार में बहुमत के साथ वापसी का अनुमान है। सटोरियों के अनुसार एनडीए को कुल 128 से 134 सीटें मिल सकती है। बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। वहीं पर भाजपा 66 से 68 सीटें और जेडीयू 54 से 56 सीटें पा सकती है। वहीं पर 2025 के विपक्षी महागठबंधन यानी कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों को 100 से कम सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं पर आरजेडी 69 से 71 सीटें, कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर के महागठबंधन को 93 से 99 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पर फलोदी सट्टा बाजार में मुख्यमंत्री पद पर भी भाव लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार का भाव 40 से 45 पैसे के बीच चल रहा है, जो सबसे कम है। इसका मतलब है कि उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे अधिक मानी जा रही है। वहीं पर तेजस्वी यादव या जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के भाव फिलहाल सामने नहीं आए हैं। वहीं पर सट्टा बाजार में कम भाव का अर्थ होता है कि उस उम्मीदवार या फिर पार्टी के जीतने की संभावना ज्यादा है। उदाहरण के लिए नीतीश कुमार पर अगर 45 पैसे का भाव चल रहा है तो 1 रुपये लगाने पर जीत की स्थिति में 45 पैसे का मुनाफा होगा। वहीं पर जिन उम्मीदवारों पर 2 रुपये या फिर उससे अधिक का भाव हो, उनकी जीत की संभावना बहुत कम मानी जाती है। आपको बता दें कि भारत में चुनाव पर सट्टा लगाना गैर कानूनी है। भारतीय कानून के अनुसार बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी या फिर जुआ खेलना अपराध है, जिसके लिए जेल और जुर्माना दोनों की सजा प्रावधान है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए प्रथम प्रचार थम गया है। वहीं पर राज्य में यानी कि बिहार में पहले चरण के लिए 121 सीटों पर कल 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर के आईएनएस मेट्राइज सर्वे के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। सर्वे के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बना सकती है, जब बिहार की 243 सीटों में से एनडीए को 153 से 164 सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 76 से 87 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि इसके अलावा आईएनएस मेट्राइज सर्वे में बिहार की जनता से कई सवाल पूछे गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कितना प्रभाव पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में 63% लोगों ने माना है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का इस चुनाव में बड़ा असर पड़ेगा। वहीं पर सर्वे के आंकड़े के अनुसार 8% लोगों ने माना है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का राज्य के चुनाव पर थोड़ा बहुत कम असर पड़ेगा, जबकि 19% लोगों ने माना है कि चुनाव में पीएम मोदी की लोकप्रियता का जादू नहीं चलेगा। वहीं पर आईएनएस मेट्राइज सर्वे में बिहार की जनता से मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद कौन होगा, इस सवाल पर भी राय ली गई है। यह सर्वे में मुख्यमंत्री की पहली पसंद के तौर पर नीतीश कुमार को 46% लोगों ने पसंद किया है। मतलब साफ है कि 20 साल के शासन के बाद भी नीतीश कुमार की छवि जनता के बीच आज भी चमक रही है। वहीं पर सर्वे में पसंदीदा सीएम चेहरे के तौर पर दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव को 15% लोगों ने पसंद किया है। वहीं पर आईएनएस मेट्राइज सर्वे में बिहार की जनता ने लालू राज से नीतीश के शासन को कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर माना है। 73% जनता ने सर्वे में माना है कि नीतीश कुमार की सरकार में बिहार की कानून व्यवस्था शानदार रही है, जबकि लालू यादव की सरकार के समय की कानून व्यवस्था को 12% लोगों ने अच्छा माना। वहीं पर आईएनएस मेट्राइज का सर्वे 10 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच किया गया है, जहाँ इसमें बिहार के 73,287 लोगों की राजनीतिक मिजाज को जानने की कोशिश की गई है। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आरके सिंह ने अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। यह आरोप ऐसा है कि चुनाव में एनडीए और नीतीश कुमार को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आरके सिंह ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर यह आरोप भ्रष्टाचार को लेकर के लगाया गया है। बीजेपी नेता ने कहा है कि बहुत बड़ा घपला हुआ है। उन्होंने बताया है कि बिहार की एनडीए सरकार ने अडानी समूह के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कहा गया है कि 25 साल तक बिहार सरकार 6 रुपये 7 पैसे के हिसाब से अडानी समूह से बिजली खरीदेगी। पर एक न्यूज चैनल के संवाददाता से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि अडानी पावर लिमिटेड को जो जमीन दी गई है और जिस रेट पर बिहार के लोगों को पर यूनिट बिजली मिलेगी, उनमें 62,000 करोड़ का घोटाला है। उन्होंने कहा है कि इसका खामियाजा सीधे सीधे बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा। आरके सिंह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि इसमें बिहार सरकार के मंत्री और अधिकारी शामिल है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आरके सिंह के इस भ्रष्टाचार के आरोपों वाले बम ने बिहार का सियासी माहौल गरमा दिया है। साथ ही ये चुनाव में एनडीए के लिए मुश्किलें भी पैदा कर सकता है।
दोस्तों, बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, इसका एक ओपिनियन पोल सामने आया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक गरमाई हुई है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर चुनाव प्रचार 4 नवंबर को थम जाएगा। वोटिंग से पहले मेट्राइज INS ने ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे के माने तो इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बड़ा झटका लग सकता है। ओपिनियन पोल के माने तो उन्हें सिर्फ एक से 3 सीटें मिल सकती है। प्रशांत किशोर ने पिछले साल जनसुराज पार्टी बनाकर के दावा किया था कि बिहार में जनता एनडीए और महागठबंधन से उब चुकी है। वहीं पर INS मेट्राइज सर्वे के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगातार रैलियां कर रहे हैं। वह अपनी पार्टी के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के एक मंत्री कहते हैं कि मुसलमान जो वोट नहीं देते वे नमक हराम है, जब पैसे उनकी जेब से जा रहा है। अरे ये सरकार का पैसा है, किसी बाप का नहीं। ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जो हर नागरिक का हक है। असदुद्दीन ओवैसी ने रैलियों में एनडीए के मंत्री को घेरते हुए पूछा है कि क्या हिंदू वोटर जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं वे भी नमक हराम है। वहीं पर बिहार चुनाव के अरवल रैली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक मौलवी के कथित बातचीत का जिक्र किया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि मौलवी साहब ने आयुष्मान कार्ड लिया लेकिन वोट बीजेपी को नहीं दिया। केंद्र की योजनाओं का लाभ मुसलमान लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। हमें ऐसे वोट नहीं चाहिए। गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि एनडीए ने बिहार में सबके लिए काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया है, जबकि विपक्षी एनडीए को मुस्लिम विरोधी बताता है। दोस्तों, देश भर के किसानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब उनके खाते में 2000 रुपये आने वाले हैं। यह देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा जल्द किसानों के खाते में आने वाला है। कई राज्यों में सरकार ने पहले ही किसानों के खाते में राहत के तौर पर पैसे भेज दिए हैं, खास करके उन इलाकों में जहाँ पर बाढ़ या फिर भूस्खलन से नुकसान हुआ था। अब बाकी राज्यों के किसानों को भी PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के 2000 रुपये मिलने का बेसब्री से इंतजार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बार 5 नवंबर या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में 2000 रुपये की अगली किस्त जारी कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल तारीख घोषित नहीं की गई है। पर केंद्र सरकार ने इस बार कुछ राज्यों के किसानों को ये एडवांस में किस्त जारी की है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। दोस्तों, बिहार की मोकामा विधानसभा सीट एक बार फिर से सियासी और आपराधिक जंग का अखड़ा बन गई है। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांग रहे दुलार चंद यादव की जान जाने के मामले में 5 बार के विधायक और JDU के उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने बिहार के चुनाव आयोग और फिर पुलिस प्रशासन में भूचाल ला दिया है। ये गिरफ्तारी तब हुई जब चुनाव आयोग ने दिल्ली से प्रशासन और पुलिस का पूरा सिस्टम हिला दिया, जिसके बाद पटना ग्रामीण के SP मोकामा विधानसभा के रिटर्निंग अफसर समेत 3 अफसर हटा दिए गए और एक SDPO सस्पेंड हो गया। अनंत सिंह की इस गिरफ्तारी में सबसे बड़ी भूमिका उनकी हड़बड़ी में दिए गए एक बयान ने निभाई है, जिसने घटना से पल्ला झाड़ने के बजाय उन्हें हत्या के समय घटनास्थल पर मौजूद होने के जाल में फंसा दिया है। वहीं पर मोकामा की ये लड़ाई इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि मृत दुलार चंद यादव मूल रूप से RJD के नेता थे, लेकिन इस चुनाव में मोकामा सीट पर वे अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। दुलार चंद यादव की जान जाने के बाद दर्ज कराई गई प्राथमिकी यानी कि FIR में अनंत सिंह का नामजद होना उनकी गिरफ्तारी का मुख्य कारण बना है। वहीं पर हत्या के दौरान वहां मौजूद लोगों ने बयान भी अनंत सिंह की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सबूत खुद अनंत सिंह ने दिया है। दुलार चंद यादव की जान जाने के कुछ ही देर बाद अनंत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हड़बड़ी में भरा बयान दिया था। इस बयान ने उन्हें निर्दोष साबित करने के बजाय संदेह के घेरे में ला दिया। अनंत सिंह ने कहा था कि दुलार चंद यादव की जान जाने के मामले में सूरजभान सिंह का खेला है। मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह पूर्व सांसद हैं और उनकी पत्नी वीणा देवी इस चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी RJD के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। अनंत सिंह का ये बयान इस तरह से अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी वीणा देवी के परिवार पर आरोप लगाने जैसा था। खुद अपने बयान में अनंत सिंह ने अनजाने में इस बात की पुष्टि कर दी कि वे घटना के दौरान वहीं आसपास मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि उनके साथ ही 30 से 40 गाड़ी आगे निकल गई थी
थी और 10 गाड़ी पीछे रह गई थी, जिसे जनसुराज पार्टी के समर्थकों ने तोड़ दिया। अनंत सिंह ने यह भी कहा था कि सबसे पहले दुलार चंद यादव ने हाथ उठाया था। जब घटना से पल्ला झाड़ने के लिए दिया गया ये बयान ही उनकी जांच का विषय बन गया है, यह क्योंकि उसने उनकी घटना के दौरान उपस्थिति को जग जाहिर कर दिया। अनंत सिंह का बयान आते ही विपक्ष ने प्रशासन और फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि राघोपुर में तेज प्रताप यादव ने चुनावी सभा किया है। दरअसल बात है कि पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर की वोटिंग को लेकर के नेताओं ने अपनी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि चुनाव प्रचार थम गया है। कल चुनाव प्रचार के दौरान राघोपुर में लालू के दोनों लाल एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ रैलियां की। परसों तेजस्वी यादव ने जहां पर महुआ में तेज प्रताप यादव के खिलाफ राजद उम्मीदवार मुकेश रोशन के पक्ष में सभा को संबोधित करके लोगों से कहा कि पार्टी सबसे बड़ा होता है, इसलिए किसी कंफ्यूजन में ना रहें। वहीं तेज प्रताप यादव ने कल राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के चक सिकंदर में अपने प्रत्याशी प्रेम कुमार के समर्थन में चुनावी सभा करते हुए कहा कि पार्टी नहीं बल्कि जनता सब कुछ होता है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनता जनार्दन ही सब कुछ होता है, वही पार्टी बनाता है और वही सरकार चलाता है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यहाँ के विधायक ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ लोगों को भरमाने और लूटने का काम किया है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी की शिक्षा पर भी तंज कसते हुए कहा कि हमारा उम्मीदवार पढ़ा लिखा है और लंबा चौड़ा वादा नहीं करते, बल्कि जो कहते हैं वे करते हैं। तेज प्रताप यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने फिर से कहा कि कुछ जयचंद लोगों ने मुझे पार्टी से बाहर करवाया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो गया है। वहीं पर समर्थकों से अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि बहरूपी के फेर में नहीं पड़ना है, नहीं तो फिर 5 साल पछताना होगा।